हेलो आरबीसीएंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हर साल की तरह इस साल भी आपके लिए फिर से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हाजिर है। बोर्ड एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है, तो ज़रूरी था कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे बना दिए जाएं जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ही तैयार हुए हैं। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो चैप्टर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सबसे पहले मैंने जेनेटिक्स चैप्टर को चुना है ताकि आप जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आपका रिवीजन जो है वो कंटिन्यू हो जाए। तो आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगी, अब डेली मिलेंगी, लगातार मिलेंगी, क्योंकि टाइम अब बोर्ड एग्ज़ाम का आ चुका है। ऐसे डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी बन चुकी है, इसलिए हमने इस बार आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को अलग अलग करके तैयार किया है, जो बिल्कुल 100% गारंटीड कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो प्लीज़ उसको प्रॉपरली पढ़िएगा। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझाया तो जाएगा, लेकिन उनको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दिया जाएगा जहाँ पर इसका नोट्स अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं अपना बोर्ड एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2024, और यहाँ पे आपको 2 मार्क्स टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो कि जेनेटिक्स से हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता की परिभाषा आपसे मांगी गई है। ये 2 मार्क्स में है, जिसमें से 1 मार्क आपको मिलेगा कोडोमिनेंस पे और 1 मार्क आपको मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहली चीज़ जो बताई गई वो ये बताई गई कि कोडोमिनेंस हम किसको कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझा दूँ मैं। When both the genes express themselves simultaneously in a heterozygote, it is called codominance. स्टूडेंट्स, बोर्ड को बहुत लेंदी आंसर नहीं चाहिए होता है। बोर्ड एग्ज़ाम आपसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहता है। भले आपने थ्योरी में कितना भी लंबा लिखा हो, लेकिन आपको 2 लाइन लिख कर ही आराम से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो टाइम सेव करना होता है और ऐसा आंसर लिखना होता है जिससे मार्क्स देने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से आपको एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स मिले जितना का ये स्टेटमेंट है। तो इसमें बताया गया है कि जब दोनों ही जीन एक साथ हेट्रोजाइगोट कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन किसी किसी का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी होता है। तो उसमें ए भी है और बी भी है, दोनों क्या हो रहा है, एक साथ एक्सप्रेस हो रहा है। तो आप उसको क्या कह सकते हैं, कोडोमिनेंस कह सकते हैं। तो कोडोमिनेंस में मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया, ए बी ग्रुप, देख सकते हैं आप। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है, जब दोनों ही जीन एक साथ एक्सप्रेस हो जाए हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस कहेंगे, है ना। और कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या हो गया, ए बी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं। तो इनकम्प्लीट रह गया डोमिनेंस, यानी कि यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर वो नहीं आया जो शुरू से हमारे जनरेशन में मिलता रहा है, कुछ नया आ गया, समथिंग न्यू वी फाउंड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इफेक्ट ऑफ बोथ द जीन इज़ नॉट फाउंड। जैसे कोडोमिनेंस में दोनों ही जीन देखे जा रहे थे, तो इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें दोनों में से कोई नहीं आएगा, कोई तीसरा नया कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहुत आसान डेफिनेशन, व्हेन इफेक्ट ऑफ बोथ द जीन इज़ नॉट फाउंड एंड अ न्यू ट्रेट इज़ ऑब्जर्व। जब दोनों ही जीन का एक्सप्रेशन नहीं दिखे और बिल्कुल नई चीज़ ऑब्जर्व हो जाए, तो इसको आप क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे वाइट और रेड को क्रॉस कराने पर ना ही वाइट कलर का फ्लावर दिखाई दिया था और ना ही दिखाई दिया था आपका रेड, नया फ्लावर दिखा, दैट वाज पिंक कलर। तो पिंक बिल्कुल नया था, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप दोनों डेफिनेशन एक लाइन में लिख सकते हैं और आपका जो मार्किंग होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है डिफाइन पनेट स्क्वायर। अक्सर पनेट स्क्वायर को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता था कि जब हम एक कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो पनेट स्क्वायर किसने दिया था, वो पनेट स्क्वायर किसने दिया था। तो साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव में कि आरसी पनेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। लेकिन अभी सवाल ये आ गया कि इसको डिफ़ाइन करिए। क्वेश्चन का मॉडल चेंज किया गया है, एमसीक्यू की जगह इसको 2 मार्क्स में मांगा गया है। तो देखिए आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिस्ट, यानी कि ब्रिटिश में एक साइंटिस्ट हैं जो कि जेनेटिक्स से जुड़े हुए थे, उनको जेनेटिस्ट कहा जाता है। आरसी पनेट
उन्होंने ही इसकी खोज की, उन्होंने ही डिस्कवर किया। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ के द्वारा दिखाया गया एक रिप्रेजेंटेशन है टू कैलकुलेट, जिससे हम कैलकुलेट कर सकें, अनुमान लगा सकें द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। अगर आप दो पीढ़ी को एक साथ मिला रहे हैं तो उससे नई पीढ़ी के क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या उसका नया ट्रेट आपको मिल सकता है, क्या क्या जीनोटाइप आपको मिल सकता है, उस चीज़ को दर्शाने का बॉक्स बनाकर उसको दिखाने का तरीका, उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स को सजाने का तरीका हमको किस में मिलता है, पनेट स्क्वायर में मिलता है। पहले ये क्वेश्चन आ चुका है लेकिन इनका नाम आता था, किसने इसको डिस्कवर किया है, पर अब इसको 2 मार्क्स में मांगा गया। तो ये 2024 का एक नया मॉडल क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2022 में आ चुका है, 2022 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मेरी कोशिश इस बार यही है कि आप तक वो सारे क्वेश्चन पहुंचा दिए जाएं जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेट करेंगे, क्योंकि इस बार बोर्ड का पैटर्न कुछ चेंज किया गया है, कुछ नए चेंजेस उसमें आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को नए तरीक़े से पूछा जा रहा है। तो आसान तरीका है कि अगर आप वीडियो रोज़ फॉलो करते हैं तो ईज़िली आपका ये काम जो है ईज़िली हो जाएगा। एटलीस्ट आप इस चीज़ को, बोर्ड वर्क को ज़रूर डाउनलोड करें, उसको कॉपी में लिख लें, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिख लें, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इसको लिख लें। उसके बाद जब टेलीग्राम पे इसका हिंदी नोट्स आपको सेंड किया जाएगा तो आप आराम से वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन था। फिर से मिलते हैं आपसे 2 क्वेश्चन के साथ, जब तक आप इस चीज़ को बोर्ड वर्क कर ले। नेक्स्ट 2 questions are ready for you now. Okay students, now we are having another 2 questions ready for you. Question number 3 is what is test cross, mention its use. तो टेस्ट क्रॉस पहले भी आ चुका है स्टूडेंट्स, लेकिन प्रूफ करने के लिए आता था, प्रूफ टेस्ट क्रॉस। लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे थ्योरेटिकल वे में कि व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस होता क्या है और इसका क्या यूज़ है, क्यों हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो आंसर देखिए, अ क्रॉस विच इज़ यूज टू नो दैट वेदर एन इंडिविजुअल इज़ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ऐसा क्रॉस जिसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनिज़म जो है हमारा वो हेट्रोजाइगस होना है या होमोजाइगस होना है, यानी कि ऑर्गेनिज़म का नेचर पता करने के लिए टेस्ट मतलब होता ही है जांच। तो आप इससे याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज़म का जेनेटिक जांच पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस का इस्तेमाल ही यही है कि इसके थ्रू हमें ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पता चल जाता है कि वो होमोजाइगस होने वाले हैं या फिर हेट्रोजाइगस होने वाले हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है, इसमें आप कोई भी कैरेक्टर लीजिए, या वो होमोजाइगस हो या वो हेट्रोजाइगस हो, लेकिन उसका क्रॉस कभी भी होगा तो उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन लिया है, ठीक है, और उसका क्रॉस मैंने किससे किया, उसके रिसेसिव पेरेंट से। ये शर्त है कि टेस्ट क्रॉस में कभी भी क्रॉस होगा तो जो सेकंड एलील होगा वो हमेशा रिसेसिव होना चाहिए। फर्स्ट वाला आप होमोजाइगस भी ले सकते हैं, जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस भी ले सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन सेकंड एलील कभी भी इसका क्रॉस जो होगा वो किससे होगा, रिसेसिव पेरेंट से होगा। तो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया मैंने तो मुझे सेम रिज़ल्ट मिला, यानी कि मेरा एक जो रिज़ल्ट है वो हेट्रोजाइगस है और दूसरा जो रिज़ल्ट है वो होमोजाइगस है। मैंने उसी को पेरेंट चुना था, तो मुझे सेलेक्ट करने में आसानी होगा कि मुझे होमोजाइगस मिल रहा है या फिर हेट्रोजाइगस। तो सीधी सी बात है कि हम आराम से पता चला सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है उसका जेनेटिक नेचर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्योर लाइन एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस ऑल्सो। ये भी एक नया मॉडल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि व्हाट इज़ प्योर लाइन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस ऑल्सो। प्योर वर्ड जहाँ आता है वहाँ पे मतलब होता है शुद्धता। तो शुद्धता कभी मिक्सिंग से नहीं होती, वो ओरिजिनलिटी होती है ना। तो प्योर लाइन का डेफिनेशन देखिए क्या लिखाया गया है, प्योर लाइन इज़ अ प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब होता है जनरेशन, आने वाली जनरेशन। प्योर लाइन हम उस जनरेशन को कह सकते हैं जो एक सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट या ऑर्गेनिज्म में पाई जाए। मतलब कहने का यही हुआ कि इसमें कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 कैपिटल टी
उसको आप प्योर लाइन कह सकते हैं। 2 स्मॉल टी कंप्लीट रिसेसिव जो है उसको आप प्योर लाइन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेटेड है। स्मॉल टी ने क्रॉस किया है स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी ने क्रॉस किया है कैपिटल टी के साथ। लेकिन अगर आप कैपिटल टी और स्मॉल टी को मिलाते हैं तब आप उसको प्योर लाइन नहीं कह सकते। तो डेफिनेशन लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि प्योर लाइन हम उन प्रोजेनी को कहते हैं जो एक ही होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल किसी में भी पाए जाए, इन विच बोथ द एलील्स एक्सप्रेस द सेम इफेक्ट, जिसमें दोनों ही एलील, जैसे स्मॉल टी ये एलील है, दोनों एक ही एक्सप्रेशन दे रहा है। कैपिटल टी ये दोनों एलील है, दोनों एक ही एक्सप्रेशन दे रहा है। तो अगर दोनों एलील एक ही तरह से एक्सप्रेस हो रहे हैं एक ही इफेक्ट के साथ, तो हम और आप उसको क्या कह सकते हैं, प्योर लाइन कह सकते हैं। सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर प्योर लाइन की ज़रूरत क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायर्ड इम्प्रूवमेंट्स। बोला गया कि ये तो पहले से प्योर है ही, लेकिन अगर हम और आप इस चीज़ को किसी दूसरे एलील के साथ क्रॉस करें तो हमको मनचाहा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। मेरी प्रोजेनी पहले से प्योर है, मैं चाहूँ तो इसको किसी दूसरे एलील के साथ अगर क्रॉस करूं तो मुझे इम्प्रूवमेंट्स ही देखने के लिए मिलेंगी। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि कुछ नए कैरेक्टर्स हम बना सकें, है ना। तो प्योर ब्रीड में अगर हम क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट्स हमें मिल जाती हैं। तो इसको इस तरह से ही लिखना होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट एवर 2024 में मॉडल में दिया गया है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है लेकिन एडवांटेज आता था, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ प्योर लाइन ब्रीड, प्योर लाइन का क्या फ़ायदा है। लेकिन इस बार मॉडल चेंज किया गया है और क्वेश्चन किया गया है कि प्योर लाइन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आया था एडवांटेज और डिसएडवांटेज करके ये मांगते हैं कि फ़ायदा क्या है प्योर लाइन का और नुकसान क्या है। लेकिन इस बार डायरेक्ट मांग लिया गया है कि प्योर लाइन होता क्या है। तो इस तरह से मॉडल चेंज हुए हैं। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रोज़ जो वीडियोस आपको मिलेंगी उसको फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस को कॉपी में लिखिए और क्वेश्चंस के आंसर को समझने का पूरा कोशिश कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको हर कुछ दिन पर इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो मैं प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप BSEB के हैं, ICSE के हैं, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आसानी हो। CBSE मॉडल ऑल्सो आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ मॉडल। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए। ये NCERT के चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें आपसे 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे दूसरे 4 क्वेश्चंस के साथ, सेट के साथ, जो कि हमारे जेनेटिक्स का ही होगा। तो जितने मार्क्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम पहले उसको कवर करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स हमारे CBSE और बिहार बोर्ड दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा स्टूडेंट्स खुद से ट्राई नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए इसको फॉलो कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।